जो अल्कोहल है वो लीवर को भी और हमारी किडनी को भी बिल्कुल सीधा सीधा इफ़ेक्ट देता है। तो मॉडर्न साइंस में आप देखेंगे कि बीपी शुगर को मैनेज करते हुए अक्सर रोगियों को डायलिसिस में जो है डाल दिया जाता है। तो जब डायलिसिस करा रहे हैं वो अपनी डाइट को बिल्कुल मैनेज नहीं करते हैं, जिस कारण उनकी जो डायलिसिस जो 10 दिन के बाद हो रही होती है वो धीरे धीरे 7 दिन बाद हो। नमस्कार, मैं डॉक्टर जीवन ज्योति, सीनियर कंसल्टेंट, डॉक्टर शारदा, लुधियाना से। आज आपके साथ जो है क्रेटिनिन और यूरिया के बारे में डिस्कस करूंगी। क्रेटिनिन लेवल्स और यूरिया के लेवल्स अगर सम नहीं हैं, अगर नॉर्मल नहीं हैं, क्या ये किडनी डिजीज़ ही है? तो बिल्कुल जो यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स रहते हैं यही बताते हैं कि हमारी किडनी जो है अपना जो फंक्शन मेन एक्सक्रीशन का है वो अच्छे से नहीं कर पा रही। अगर वो ऐसा नहीं अच्छे से कर पाती है तब ही जो है हमारे ब्लड में जो क्रेटिनिन और यूरिया के लेवल्स हैं वो बढ़ जाते हैं, जिसके कारण जो है रोगी को भूख ना लगने जैसी समस्या, बहुत सांस फूलने जैसी समस्या, उसको जो है बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग जैसी समस्या, उसके मुंह पर और जो पैरों में है बहुत ज़्यादा सोजिश होने लग जाती है। ये समस्या से वो ग्रसित हो जाता है। मुख्यतः ये यूरिया और क्रेटिनिन की जो समस्या रहती है वो रहती है क्योंकि पेशेंट में अनकंट्रोल डायबिटीज़ रही, यंगहुड में जो है बीपी का जो है बहुत ज़्यादा बढ़ना रहा। जो यंग हमारी जनरेशन है वो अक्सर बहुत ज़्यादा नमकीन चीज़ों का सेवन करते हैं, बहुत ज़्यादा सॉल्ट इनटेक करते हैं, बहुत ज़्यादा तली हुई चीज़ों का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण बीपी जो है वो फ्लक्चुएट करता है, बहुत ज़्यादा वेरी करता है, जिसके कारण किडनी फेलियर की तरफ जो है रोगी जो है ग्रसित होने लग जाता है। उसके बाद जो हमारे नवयुवक हैं वो बहुत ज़्यादा प्रोटीन जो है का सेवन करते हैं, जिम जाकर अपनी बॉडी को ज़्यादा स्वस्थ करने के चक्कर में वो इतना वे प्रोटीन या जो हमारे शरीर में पचने लायक प्रोटीन नहीं है उसका सेवन करते हैं, जिसके द्वारा जो हमारे लिवर पे और किडनी पर बुरा असर जो है देखने को मिलता है। ऐसे रोगी अक्सर बाद में जाकर रीनल फेलियर की तरफ जो है अग्रसित हो जाते हैं। उसके बाद मुख्यतः जो कारण रहा है अल्कोहल का, जो अल्कोहल है वो लीवर को भी और हमारी किडनी को भी बिल्कुल सीधा सीधा इफ़ेक्ट देता है, जिसके कारण क्या होता है जो बिंज ड्रिंकिंग है, जिसमें कि आगे सिर्फ मेल्स ही ग्रसित होते थे, आज फीमेल्स भी ग्रसित हो रही हैं, जिस कारण ये यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स हैं ये हमारे ब्लड में बढ़ते जा रहे हैं। और कारण भी कई बार देखा गया है जिसमें कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम को जो है एक लक्षण माना गया है, जो अक्सर नवजात शिशुओं में देखा जाता है या 2 साल से लेके 8 साल के बच्चों में देखा जाता है, जिसमें कि पेशाब में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई होती है। उसको भी कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन रीनल फेलियर में अगर यूरिया और क्रेटिनिन बढ़ने लग गया है तब ये बात समझना ज़रूरी हो ही जाता है कि जो किडनी फंक्शंस हैं उसमें चेंजेस आए हैं, उसकी डिटेरियोरेशन तो हुई लाजमी ही है। तो जो क्रॉनिक रीनल फेलियर के पेशेंट्स आते हैं उनकी ये लेवल्स ये मैटर करती है वो किस स्टेज में है। उसको भी मॉडर्न साइंस में जो है 5 स्टेजेस तक के समझाया जाता है कि उनका जो फिल्टर रेट है वो कितने स्तर तक है, क्या वो जो है पहली स्टेज तक है या 5वीं स्टेज तक है। उसके अकॉर्डिंगली ही जो है इसकी ट्रीटमेंट के लिए कुछ ना कुछ प्रयत्न किए जाते हैं। परंतु मॉडर्न साइंस में आप देखेंगे कि बीपी शुगर को मैनेज करते हुए अक्सर रोगियों को डायलिसिस में जो है डाल दिया जाता है। डायलिसिस
जो ऐसी पद्धति है ये एक सिम्टोमेटिक रिलीफ देती है रोगी को। उनके जो ब्लड को शरीर से बाहर निकालकर मशीन में डालकर उसमें से जो एक्स्ट्रा यूरिन है या पानी की मात्रा है उसको निकालकर दोबारा से बॉडी में वही जो ब्लड है उसको इंसर्ट कर दिया जाता है। ये डायलिसिस जैसी पद्धति है जो रिलीफ सिर्फ और सिर्फ सिम्टम्स को देती है, जो ये परेशानी है उसको देती है। अगर रोगी क्रेटिनिन और यूरिया की समस्या से ग्रसित हो गया है, अगर वो आयुर्वेद को अपनाता है तो वो हमारा लक्ष्य सिर्फ और सिर्फ किडनी को ही ठीक करना रहता है, जिसमें इतनी आयुर्वेद में बल्य औषधियाँ दी गई हैं जो डायूरेटिक का भी काम करती है, एंटीऑक्सीडेंट्स का भी काम करती हैं, किडनी को दोबारा से हील करती हैं और वो अपना कार्य करने में जो है सक्षम हो पाती हैं। उसके बाद पंचकर्म में वर्णित ऐसी बस्ती चिकित्सा का भी वर्णन जो रहता है किया जाता है, जो कि हम अपने हॉस्पिटल में भी करते हैं। और जो डायलिसिस लोगों के बहुत लंबे टाइम तक चल रही होती है उसको धीरे धीरे करके हम कंट्रोल करते हैं। और लोगों में भी ये बहुत ज़बरदस्त भ्रम है कि वो जब डायलिसिस करा रहे हैं वो अपनी डाइट को बिल्कुल मैनेज नहीं करते हैं, जिस कारण उनकी जो डायलिसिस जो 10 दिन के बाद हो रही होती है वो धीरे धीरे 7 दिन बाद होती है, फिर 5 दिन बाद होती है, क्योंकि उनको परहेज़ की तरफ जो है अग्रसित नहीं किया जाता, उनको समझाया नहीं जाता, उनको जो है उन चीज़ों से रोका नहीं जाता। उनकी जो डाइट है उनको नॉनवेज खाने के लिए कहा जाता है कि वो प्रोटीन ले सकते हैं, कुछ खट्टी चीज़ें जो है उनको नहीं रोका जाता, जिसके कारण उनकी किडनी जो ख़राब हो चुकी होती है उसमें जो है यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स जो हैं वो बढ़ते रहते हैं और साथ साथ पोटेशियम की जो है दिक्कत भी नज़र आने लग जाती है। तो इस बात के लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि आप आयुर्वेद को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद में ऐसी टेंडेंसी है कि वो चाहे कोई भी अंग हो हमारे शरीर में तो वो बिल्कुल उसे जो है स्वस्थता प्रदान करता है, उसके जो एक्शंस हैं उसको दोबारा से रिवर्ट करता है, दोबारा से जो है उसको चलने लायक बना देता है, जिससे कि रोगी अपनी जो डायलिसिस जैसी समस्या है उसको बंद कर सकता है। डायलिसिस को अगर हम ठीक कर सकते हैं तो रोगी जो कि ट्रांसप्लांटेशन के लिए भी सोच चुका होता है उसको तो हम हेल्प करेंगे ही करेंगे। तो ये ज़रूर समझना है कि अगर अच्छी डाइट को मैनेज किया जाए और अच्छी पद्धति को जो कि किडनी को ठीक कर सकती है उसको अपनाएं तो हम इस बीमारी से ये यूरिया और क्रेटिनिन के लेवल्स को मेंटेन कर सकते हैं। धन्यवाद।